दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच का फ़र्क बताऊंगा। यानी कि वो कौन से लोग हैं, कौन सी विचारधारा है जिसे आज की तारीख में लेफ्टिस्ट कहा जाता है, और वो कौन सी विचारधारा है जिसे आज की तारीख में राइटिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में ज़रा से भी सक्रिय हैं या फिर नहीं भी हैं और आपने अपने आसपास लोगों को बात करते हुए सुना हो, तो आपने राइट विंग और लेफ्ट विंग का नाम ज़रूर सुना होगा। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है? या फिर आपने कभी ये सोचा है कि आप लेफ्ट का हिस्सा हैं कि राइट का हिस्सा हैं? तो आज मैं यही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक लेफ्ट विंग के आदमी को डिफाइन कर सकते हैं और एक राइट विंग के आदमी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको सीधा एक उदाहरण देता हूं। अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त लोगों को ये लगता है कि जितने भी हिंदूवादी लोग हैं वो सब राइटिस्ट हैं, और जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं लाइक मुस्लिम लोग हैं वो सब लेफ्ट की तरफ हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो लेफ्ट का हिस्सा हैं और मुस्लिमवादी लोग जो हैं वो राइट का हिस्सा हैं, तब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि साहब आप पागल हो गए हैं क्या, या हमें समझ में नहीं आता। तो देखो, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है वो तरीका बहुत ही संकीर्ण है, और लोगों को सिर्फ एक ही पैरामीटर नज़र आता है, सिर्फ रिलीजन, या तो हिंदू या मुसलमान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा है नहीं। इस लेफ्ट और राइट की कहानी शुरू होती है हमारे इतिहास में, यानी कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से। साल था 1789, जिस साल फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उस समय हुआ ये था कि वहाँ के सम्राट थे और उनके आसपास दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। पहला पक्ष वो था जो राजा के साथ था, राजतंत्र के साथ था, और दूसरा पक्ष वो था जो राजा के साथ नहीं था, वो लोकतंत्र का समर्थक था। यानी राजा के लेफ्ट साइड में वो लोग बैठे हुए थे जो राजा को हटाना चाहते थे, राजतंत्र को हटाना चाहते थे और लोकतंत्र को लाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ राइट में वो लोग बैठे थे जो राजा के समर्थक थे, राजतंत्र के समर्थक थे, और वो राजा को कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। अब जरा आप सोच के देखिए कि वो कौन से लोग हैं जो राजा को नहीं जाने देना चाहते। ऐसे लोग जिन्हें राजा से फायदा हो। अब वो कौन से लोग हो सकते हैं? वो धनी लोग हो सकते हैं, समृद्ध लोग हो सकते हैं। उन्हें पता है कि राजा के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम क्यों राजा को जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ उस समय के वहाँ के चर्च, यानी कि धार्मिक लोग। आपने किसी भी देश या फिर संस्कृति के राजा को देखा होगा तो वो अपने धर्म के आदमी को अपने पास ज़रूर रखता था। जैसे कि हिंदू राजा जो होते थे उनके साथ ब्राह्मण होते थे मेनली, जो उनके राजगुरु कहलाते थे। इसके अलावा जो मुस्लिम राजा होते थे उनके साथ मौलवी होते थे। उसके अलावा और भी किसी धर्म का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ उस धर्म का आदमी ज़रूर रहेगा। तो धार्मिक लोग जो थे वो राजा से सीधा संबंध बना के रखते थे, और इससे उन्हें फ़ायदा भी बहुत होता था। तो फ्रांस में चर्च ये काम करते थे, और चर्च नहीं चाहते थे कि राजा कहीं जाए, राजतंत्र कहीं जाए। तो इसका मतलब समृद्ध लोग, धार्मिक लोग, ऐसे लोग जो किसी भी तरीके का बदलाव नहीं चाहते, वो नहीं चाहते थे कि राजतंत्र जाए। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो यथास्थितिवादी। यानी कि ऐसे लोग जो स्थिति को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, वही स्थिति रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग लेफ्ट में बैठे थे वो राजतंत्र और राजा के विरोधी थे। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन से लोग होंगे जो राजा को हटाना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिन्हें राजा से तकलीफ होती हो। अब वो तकलीफ कैसी हो सकती है कि वो वंचित हों, उन्हें ये लग रहा हो कि राजा के राज में उनके साथ बुरा हो रहा है। कौन से लोग हो सकते हैं? वो गरीब लोग हो सकते हैं, पुअर लोग। मतलब उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है राजा से, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि राजा चला जाए। इसके अलावा जो लोग धर्म से दूर है, अब जैसे चर्च जो थे वो राजा के साथ थे, अब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका चर्च से पंगा चल रहा हो, धर्म से थोड़ा पंगा चल रहा हो। तो ऐसे में वो लोग भी चाहेंगे कि राजा चला जाए। राजा चला जाएगा तो चर्च की मनमानी खत्म हो जाएगी, धर्म की मनमानी खत्म हो जाएगी। तो वो लोग हटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग कहते हो सुधारवादी, जिन्हें लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए। तो लेफ्ट में वो लोग होते हैं जो हमेशा वंचित रहते हैं और बदलाव चाहते हैं, और राइट में वो लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि किसी तरीके का बदलाव हो, वो चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। तो अब ये जो आइडिया या फिर ये जो विचारधारा थी कि जो एक तो होते हैं यथास्थितिवादी और एक होते हैं सुधारवादी, ये लेफ्ट और राइट का आइडिया जो है फ्रांस से बाहर निकला। अब ये कहाँ कहाँ गया? दुनिया के हर एक हिस्से में गया। अमेरिका में भी गया तो भारत में भी आया। अब देखो, फ्रांस में तो राजतंत्र चल रहा था, कुछ राजा के विरोधी थे, कुछ समर्थक थे। लेकिन बाकी देशों में जब ये आइडिया पहुंचा तो वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका में नहीं थी, भारत में नहीं थी। वहां पे अपनी दिक्कतें चल रही थी। जैसे अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी रंग भेद। वहां पे श्वेत भी रहते थे, अश्वेत भी रहते थे। अब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि श्वेतों को ज्यादा अधिकार थे और अश्वेतों को कम थे। तो मतलब जो सरकार या फिर व्यवस्था अमेरिका में चल रही थी उसके समर्थक कौन थे? श्वेत थे, क्योंकि सब कुछ उनके पक्ष में था। तो श्वेत नहीं चाहते थे कि कुछ भी बदले, सब कुछ यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। वहीं उसके विरोधी कौन होंगे? अश्वेत होंगे, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं थे।
तो ऐसे में अश्वेत क्या हुए, लेफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो सुधार चाहते थे, वो बदलाव चाहते थे। और राइट कौन हो गए, मतलब राइटिस्ट कौन हो गए, वो श्वेत हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी बदले। लेकिन जब ये आइडिया भारत में पहुंचा तो भारत में रंगभेद तो नहीं था, हाँ, लेकिन भारत में जातिवाद जरूर था। मतलब वहां की जो हकीकत थी वो जातिवाद की थी। तो जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे उनको थोड़े ज्यादा राइट होते थे, और जो छोटी कास्ट के लोग होते थे उनको कम राइट होते थे, उनका शोषण भी होता था। तो ऐसे में बड़ी कास्ट वाले लोग तो कोई बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन छोटी कास्ट वाले लोग बदलाव चाहते थे। तो इसमें राइट और लेफ्ट कैसे तय हुआ कि जो बदलाव चाहते हैं उन्हें लेफ्ट में रखा जाएगा, और जो बदलाव नहीं चाहते उन्हें राइट में रखा जाएगा। इसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पे गरीब और अमीर में भी शुरू हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को अलग ही माना जाता है और गरीब लोगों को अलग ही माना जाता है। तो गरीब लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार बदलनी चाहिए। तो वो जो गरीबों की आवाज़ उठाता है वो लेफ्टिस्ट हो जाता है, और जिसे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है तो वो राइटिस्ट हो जाता है। अब इसी चीज़ को लेके कई सारे राजनीतिक दल भी उठे हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ाया था कि राजनीतिक दल बनते हैं विचारधारा से। जिस तरीके की विचारधारा लोग रखते हैं उसी तरीके के राजनीतिक दल बनते हैं। कोई हिंदूवादी है तो हिंदूवादी राजनीतिक दल बनेगा, मुस्लिमवादी है तो मुस्लिमवादी बनेगा, अल्पसंख्यक के बारे में सोच रहा है तो अल्पसंख्यक वाला बनेगा, दलितों के लिए सोच रहा है तो दलितों वाला राजनीतिक दल बनेगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ऐसी कई सारी पार्टीज़ हैं जो कि छोटी कास्ट के लिए उठी हैं या फिर गरीबों के लिए उठी हैं। आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, तो वो गरीबों के लिए उठी है। इन सभी पार्टियों को कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट विंग में रखा जाएगा। यही जो चीज़ होती है वो औरत और मर्द के बीच में भी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ 100 साल पहले किसी भी समाज में औरतों को उतने अधिकार नहीं थे। तो ऐसे में औरतें जो थी वो बदलाव चाहती थी, और इसके तहत ही फेमिनिज्म भी उठा था। तो ऐसे में औरतें जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं उनको हम लेफ्ट कह देते हैं, और जो मर्द है जो जैसा चल रहा है वैसा सिस्टम चाहते हैं उनको हम राइट विंग का कह देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। इसी तरीके से अगर किसी जगह पे मेजॉरिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन वालों की हो और माइनॉरिटी किसी और रिलीजन वालों की हो, तो मेजॉरिटी क्या कहेगी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो उसको राइट विंग कहा जाएगा। और माइनॉरिटी कहेगी कि ये हमारे फेवर में नहीं है, तो ऐसे में इसको लेफ्ट कहा जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें लेफ्ट और राइट के अंदर बटी हुई हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप संपूर्ण लेफ्ट कहलाएं या संपूर्ण राइट कहलाएं। अगर आप एक पूरा का पूरा लाइन बनाएंगे जहाँ पे एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है, एक तरफ सेंटर है, तो हर एक व्यक्ति एक लेवल पे लेफ्ट नहीं हो सकता और एक लेवल पे राइट नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग हैं वो थोड़े लेफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे लेफ्ट नहीं है। पूरा लेफ्ट का मतलब होता है टोटल कम्युनिज्म, जो मार्क्सवाद के बारे में आपने सुना होगा कि वो चाहते हैं कि सबको ही बराबर कर देना चाहिए, मतलब कोई गरीब ना रहे और कोई ज्यादा अमीर ना बने। आपने मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंदर ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा राइटिस्ट हो, लेकिन वो संपूर्ण राइटिस्ट नहीं हो सकता, वो कट्टर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेंटर पॉइंट के आसपास के जो लोग होते हैं, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर के एरिया में रहना ही पसंद करते हैं। वो ज़्यादा कट्टर नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए, ना वो संपूर्ण लेफ्टिस्ट हो जाते हैं ना वो संपूर्ण राइटिस्ट हो जाते हैं। वो ये कहते हैं जिसको जीना है वैसे जीने दो, बस थोड़ा सा कस के रखना है मामला, ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बीजेपी पार्टी है वो किस विंग की है, तो आप क्या कहेंगे? अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसमें रिलीजन का थोड़ा ज़्यादा जोर है, पूंजीपतियों का भी जोर है। तो ऐसे में कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि बीजेपी की जो पावर है वो बदलनी नहीं चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं राइटिस्ट पार्टी कहलाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टी जो है, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, वो कौन से विंग की में आती है, तो आप क्या कहेंगे? लेफ्ट में? जी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में लेके चल रही है। दोस्तों, मैंने सिंपल वर्ड्स में ये बताने की कोशिश की है कि आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को कैसे समझ सकते हो और राइट आइडियोलॉजी को कैसे समझ सकते हो। देखिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी भी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से बुरा लग जाए। अगर फिर भी किसी को हमारी बात से बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।